Hello students, today's topic is income and expenditure account. After receipt and payment account, you have to know that what is the income and expenditure account. Okay, क्योंकि हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहे हैं तो इसमें हमारे मेन पर्पस वेलफेयर तो नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो लाइक दैट हमने अभी अभी पढ़ा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने क्या किया था कि जो हमारे पास आ रहा है वो हम रिसिप्ट में और जो जा रहा है उसे हम पेमेंट साइड में लिख रहे हैं। तो सेम फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन 11th क्लास यू नो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाइक दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी होता है, ठीक है ना। तो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट we are preparing income and expenditure account with the help of receipt and payment account. okay, receipt and payment account के ही मदद से हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट is the detailed summary of every income and expenses incurred by an organization in a specific financial year. हम एक फाइनेंशियल ईयर जो आपको मालूम है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च का होता है, उन एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में जो भी मेरा इनकम है और जो मेरे एक्सपेंसेस है उन दोनों को हम कहाँ लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। क्लियर? नाउ कम टू द फीचर्स। अब हमें इसके भी फीचर्स की आवश्यकता है कि क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट में था सेम इसमें भी वही है, मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है। पहला पॉइंट इसके भी हेडिंग है। सबसे पहले व्हेन एवर यू प्रिपेयर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यू हैव टू मेक अ हेडिंग फर्स्ट। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर भी आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर एंडिंग वट एवर द ईयर इज गिवन यू ऑल मेंशन ईयर। सो फर्स्ट इज हेडिंग, हेडिंग इज मैंडेटरी है। ओके, नाउ सेकंड इज कैश एंड बैंक बैलेंस। आप सबको मालूम है रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमने तो कैश एंड बैंक बैलेंस लिखा था, मतलब कैश का बैलेंस लिखा था, बैंक का बैलेंस लिखा था। बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी आर नॉट रिटर्न कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक, हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखे थे, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें इनके बैलेंस नहीं लिखने हैं। क्लियर? Third is the side. Debit or credit, both side is here. You all know that. But remember that in receipt and payment account, in debit side you write the receipt and in credit side you write the payment. But here income and expenditure account, in debit side you write the expenditure and in credit side you write the income. Is that clear? Debit and credit both side are here, but in debit side you mention expenditure and in credit side you mention income. Okay, now next features is the capital nature. Means in income and expenditure account we are not writing capital nature's item. ओके, हम यहाँ पर ना फर्नीचर ना कोई भी टेबल बेंच कुर्सी यानी जो भी हमारा एसेट्स हैं हम उससे रिलेटेड कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं करेंगे। ओके, फिफ्थ पॉइंट एडजस्टमेंट। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वी आर नॉट डूइंग एडजस्टमेंट एंट्री, बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर वी हैव टू मेंशन ऑल एडजस्टमेंट एंट्री लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, unaccrued income, depreciation, interest, all adjustment entries we write in the income and expenditure account. ओके, तो सारे एडजस्टमेंट जो है वो हमें यहाँ पर करने पड़ेंगे। ठीक, और इनके यही बेसिक फीचर्स है और इनके जो भी बैलेंस आते हैं वो आपके सरप्लस या डिफिशिएंट के रूप में होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके मेन फीचर्स हो गए। क्लियर? नाउ कम टू द टर्मिनोलॉजीज। जब आप मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले ही कहा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज द सेम, बट वर्ड टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट हियर। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रिलेटेड टू द सोल ट्रेडरशिप,
सोल ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है एंड प्रॉफिट अर्निंग इज द मोटो, बट हियर आर मोटो इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट, बट वी मेंटेन आर रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो फॉर दैट सम टर्मिनोलॉजीज वी नीड टू नो दैट. तो फर्स्ट इज द एंट्रेंस फी. हमें पैसे मिलते हैं, पर हम कहाँ से पैसे कलेक्ट करते हैं? एंट्रेंस फी के माध्यम से. आप कई जगह पर जाते हो, कई तरह के कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ की संस्था कहती है ना कि फर्स्ट यू पे द एंट्री फीस एंड देन आफ्टर यू एंटर फॉर द कंपटीशन. सेम हियर, अगर आपकी कोई संस्था है जहाँ पर अगर आप संस्था से जुड़ना चाहते हो तो वो आपसे पहले एंट्री फी मांगते हैं, ठीक है ना. तो आपका एंट्री फी ये आपका एक इनकम हो गया संस्था के लिए. सेकंड इज लाइफ मेंबरशिप फी. लाइफ मेंबरशिप फी मतलब होता है आजीवन सदस्यता शुल्क. कुछ संस्था से आप इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं कि आप कहते हैं कि जब तक हमारा जीवन चलेगा या हम जब तक का चलेंगे तब तक हमारा क्या है, हमारी तरफ से एक टोकन मनी जो है वो आपकी संस्था को प्रदान किया जाएगा. तो ये मेरे जब तक मेरी जीवन मैं जिंदा रहूंगी तब तक मेरे अकाउंट से ये लमसम अमाउंट जो है वो डिडक्ट होता जाएगा. तो ये भी संस्था का एक इनकम हो गया कि आपका लाइफ मेंबरशिप फी के रूप में. नेक्स्ट इज द सब्सक्रिप्शंस, मतलब चंदा. आप सबको ही मालूम है कि हम जब भी कोई मतलब इस तरह के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने क्या किया, लोगों से चंदा कलेक्ट करके, सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करके भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली रन करने में मदद दे रहे हैं, ठीक है ना. तो ये जो संस्था से जुड़ते हैं तो दे आर गिविंग अ सम अमाउंट एज अ सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना. तो ये सब्सक्रिप्शन जो है वो आपकी संस्था का एक और इनकम का सोर्स हुआ, ठीक है ना. सब्सक्रिप्शन ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम. नेक्स्ट इज द लेगेसी. लेगेसी क्या होता है? एक रिच पीपल जो होते हैं, एक अमीर लोग हैं, कई बार आपने सुना है कि अरे उसके तो कोई भी आगे पीछे नहीं था, वो बहुत अमीर था तो अपने पैसे उसने उस संस्था को दान करके चला गया. उस जगह जो है वहाँ पे स्कूल बने, वहाँ पे हॉस्पिटल बने, वो जमीन उन्होंने दान कर दिया. तो ये जो लेगेसी में इट इज रिलेटेड द रिच पीपल, दे आर इट इज ऑल्सो लाइक अ डोनेशन. वो भी एक दान की ही तरह है, लेकिन ये व्यक्ति जो है इच्छा से अपने विलिंगली दे आर donate our property or money to the organization. Okay, now come to the endowment fund. Endowment fund also related to the legacy. मतलब ये भी एक आपका संस्था का individual person organization as a part of a परमानेंट फंड मतलब वो क्या करता है कि एक लमसम अमाउंट जो है वो संस्था को दे देता है एज ए गिफ्ट, एज ए डोनेशन और एज ए लेगेसी भी आप कह सकते हो कि इस पैसे को आप, मेरा पैसा जो है वो आप संस्था के यूज में आप लगा सकते हैं, ठीक है ना. और एक परमानेंट फंड की तरह हमारे संस्था में रह जाता है. क्लियर. नेक्स्ट इज द डोनेशन. डोनेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस चैप्टर. ओके, donation is the two types. One is the special donation and another is the general donation. Special means specific donation and general simple donations. Okay, specific means मैं आपकी संस्था को डोनेशन तो दे गई, लेकिन देते समय मैंने कहा कि भैया ये जो पैसा है ये आपके जब एनुअल फंक्शन कराओगे तब, मान लीजिए मैंने किसी कॉलेज को या स्कूल को डोनेशन गिवन किया एंड आई टोल्ड देम कि यू यूज दिस मनी ओनली फॉर द एनुअल फंक्शन. मीन्स दिस मनी इज नॉट यूज एनीवेयर. आपको उस पैसे से एनुअल फंक्शन ही कराना है. या फिर आई एम गिविंग द डोनेशन एंड से कि दिस इज यूज फॉर द स्पोर्ट्स इवेंट. So you use only sports event, mean you purchase the prizes, you expense, you prepare the ground properly, you purchase the equipment for related to the sports. तो ये आपका specific purpose. और generally I am giving the money and told whatever you want, you needed, then you use this money. दिस इज कॉल्ड द जनरल डोनेशन, ठीक है ना. तो डोनेशन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, स्पेशली प्रैक्टिकल क्वेश्चन. व्हेन यू प्रिपेयर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यू हैव टू रिमेंबर दैट विच डोनेशन इज द स्पेसिफिक एंड विच इज द जनरल, बिकॉज जनरल डोनेशंस यू कैन यूज एनीवेयर बट स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड थिंग्स यू यूज दैट मनी. आपको ये चीज को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि डोनेशन जो है कहाँ पर
यूज़ करना है, क्योंकि स्पेसिफिक डोनेशन के जो ट्रीटमेंट है उसके कैलकुलेशन है वो भी हमारे क्या है अलग अलग अकाउंट अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाएगा. ओके, सो दिस इज फॉर टुडेज टॉपिक. ओके, गुड डे.